हेलो, गुड मॉर्निंग लर्नर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस 2021 का PYQ डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस 2021 का इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना दी थी? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 3 सब सहारन अफ्रीकन, ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर क्या होगा? सब सहारा अफ्रीकन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1989 में विश्व बैंक ने सब सहारन अफ्रीका में सबसे पहले शासन की संकल्पना दी थी और सुशासन की परिभाषा कब दी गई थी? 1992 में। इसलिए दोनों ईयर को याद रखना। 1989 में पहली बार शब्द गढ़ा गया था और परिभाषित 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हम एक प्रकार के इतिहास के साक्षी रहे। एक ही प्रकार के इतिहास के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिक है। यह किसका विचार है? नंबर 1 मैकीटायर, ऑप्शन 2 डेनियर, ऑप्शन 3 फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन 4 मिल्टन फ्रीडमैन। तो किसका है? ऑप्शन 3 फ्रांसिस फुकुयामा का है। किस में कहा है? उनकी बुक द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड दी लास्ट मैन में कहा है। कब प्रकाशित हुई है? 1992 में प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर 3, शांति और सुरक्षा संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है। पहला तो सही है। दूसरे में क्या है? UN सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व के सभी क्षेत्रों का? ये कैसे हो सकता है? विश्व के सभी क्षेत्रों का कभी नहीं लेगी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर अगर विश्व के कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है आता तो वो आंसर सही होता है, लेकिन सभी में गलत हो गया है, इसलिए आंसर नंबर 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? ये यूरोपीय शक्ति की कमजोर हुई स्थिति, साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतन में वृद्धि, भारत की विदेश नीति और जापान की विदेश नीति। ये जिसको नहीं आएगा वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इसका कोई ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सभी बता देंगे यार। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है करके? 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। विदेश कहीं की विदेश नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेरियार EV रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया था? जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था कतई नहीं, उसका विरोध करते थे। भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा, तमिल भाषा के बारे में काफ़ी महत्व दिया था उन्होंने। बिल्कुल भी हिंदी को तो नहीं हिंदी को प्रतिष्ठा में वृद्धि तो बिल्कुल नहीं की थी। तमिल लैंग्वेज में कहा था, एक लैंग्वेज से बताने, मेरे को अच्छे से कंफर्म याद नहीं आ रहा है, आप एक बार रीचेक कर लेना, शायद तमिल ही थी। और उसके बाद ऑप्शन नंबर मनुष्य की गरिमा, बिल्कुल मनुष्य की, उनका मानना था कि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर ना देखा जाए। जो समाज में वर्ण के आधार पर भेदभाव होता है उस पर ना होके मनुष्य को उसके कर्मों, उसके गरिमा को देखकर उसको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ना कि वर्ण के आधार पर। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, साल्ट वन संधि कब हुई थी? 1972 में हुई है। साल्ट 2 हुई है 1979 में। स्टार्ट 1 कब हुई है? 1990 में। INF ट्रीटी कब हुई है? 1987 में। और ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। जिसको और भी डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में रिवाइज कर लेना एक बार पेपर से पहले। निष्पादन बजट वह दर्शाता है कि कोई सरकारी
इकाई अपने लक्ष्य और उद्देश्य को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन बजट में केंद्रीय बिंदु है? इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सुरक्षा संग्रह की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। बिल्कुल। उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणामों का मापन होता है। बिल्कुल। इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि विभाग को भविष्य की कितना पैसा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये सभी सही है। एनटीए हमेशा बजट के बारे में पूछता है। हर एक क्वेश्चन बजट के में आता है, इसलिए बजट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8, कारण और कथन। बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। 1 मिनट, बैटरी जा रही है मेरी, पता नहीं रिकॉर्ड भी होता है नहीं होता है। बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। बिल्कुल थे। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति और न ही कार्यकारी शक्ति। बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि संघीय ढांचे की वजह से क्या हो रहा है, स्थानीय जो ये पंचायतें हैं इन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिल रही। सारी जो अधिकार हैं वो वही ले रहा है, संघ ही ले रहा है, इसलिए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उसके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो सबसे लास्ट में क्या आएगा इसमें, भट्टाचार्य। भट्टाचार्य सी कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है सबसे लास्ट में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नव दक्षिणपंथी सिद्धांत विचारधारा को मानने वाले स्कूल है? देखो फ्रैंकफर्ट स्कूल और न्यूयॉर्क स्कूल तो नहीं मानेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑस्ट्रेलिया स्कूल और शिकागो स्कूल। ये है क्या? ये वही जो मार्क्सवाद ने कहा है ना, मार्क्सवादी थॉट को ही आगे बढ़ाता है, उसी पर है ये। यहाँ के विचारक कौन है? हेयक और गुन्नाल मिलड इस स्कूल के मतलब बहुत फेमस विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन में कौन सा सामाजिक सक्रिय समूह आधार से सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? वह गैर स्वायत्तशाही समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। दोनों देखो, दोनों अलग अलग लाइन में देखा, वह गैर स्वायत्तशाही समूह है। उसके बाद देखो जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये आंसर नंबर 1 सही होगा इसका, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? पीढ़ी दर सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित पर्यावरण ह्रास के बिना विकास, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। बिल्कुल सही। अनियंत्रण विकास, ये नेगेटिव शब्द है यहाँ पर, इसलिए ये क्या होगा, ये गलत है। आंसर नंबर 4 सही है। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक उदारवाद किस पहलू पर विश्वास नहीं करता है? पालने से लेकर कब्र तक, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, सामाजिक उदारवाद। देखो पालने से लेकर कब्र तक भी करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता, समाज, तीनों पर करता है, न्यूनतम राज्य पर नहीं करता है। बल्कि जबकि यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, मिसप्रिंट हुआ है शायद ये। न्यूनतम राज्य का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक उदारवाद न्यूनतम राज्य पर कभी भरोसा नहीं करता है, ये उदारवाद करता था जहाँ पर लॉक ने कहा है। न्यूनतम राज्य के सबसे ज़्यादा समर्थक कौन थे? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 14, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उसके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? मास्को ट्रेन ट्रीटी। उसके बाद ताशकंद तो इतनी बार आ गया, 1966 में हुआ है, 2-3 बार एनटीए ने पूछ लिया। उसके बाद कौन सा आएगा? भारत रूस मैत्री संधि। लास्ट में भू सीमा समझौता कब हुआ था? 1980 में हुआ है शायद। भू सीमा समझौता। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी थी? कौन दे सकता है? एक ही देंगे, ग्रैंडविल ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्यूरोक्रेटी टेलर बुक किसकी है? हन्ना आरेंट की। कल्चर रिवॉल्यूशन किसकी है? माओ जेडुंग की। अपार्थाइड किसकी है?
फ्रांच फैनन की। एलिगोरी ऑफ कैप्स किसकी है? फ्लोटो। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलनों के विचारधारा संबंधित केंद्रीय विचार को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है महिलाओं को मताधिकार देने पर बल, दूसरा सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल, तीसरा संस्कृति तथा संदर्भ पर बल, चौथा पर्यावरण नारीवाद पर बल। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन, ये पहले से ही व्यवस्थित है। आंटी के ना बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा था ताकि उनका टाइम बर्बाद हो सके करके, व्यवस्थित करके ही दिया था उसने इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1920 में हुआ। ये ना आंटी ने 3 बार मैंने PIQ में देख लिया है। इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 में, नेशनल स्टेट ऑफ स्टेजिस पार्टनरशिप 2004 में हुई है। ऑप्शन को है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त चुनावों के अधिनिश्चित निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू होती है? ये होती है 26 जनवरी 1949 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बुक को मिलाना है, ये कौन नहीं बता देगा? फतवाए जहादारी किसकी है? बर्नी की है। थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक्स किसकी है? अम्बेडकर के। इंडियन इंडिपेंडेंस किसकी है? बेटलेटाइम की है। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये किसकी है? MN रॉय जी है इसके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? किस में किया गया था? ऑप्शन 1 आसियान, दूसरा बिम्स्टेक, तीसरा सार्क, चौथा SCO। किस में किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 सार्क में किया गया था 2014 में। सार्क कब बना था? 1985 में ढाका में बना है। और अभी इसमें नए सदस्य जुड़ गए हैं। जो भी इस क्लास को देखेगा उनका होमवर्क ये है कि ये सार्क में जितने भी नए देश जुड़े हैं उनको नीचे कमेंट करेगा कि कितने जुड़े हैं, और सार्क के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकरण प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? कौन कहेगा? ये एक ही विचारक कहते हैं, जिन ब्लोडल। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन 23, मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइंस ऑफ इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सी सही मान्यताएं हैं? ऑप्शन 1 आम मानव जिसकी उपेक्षा कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायी से दूर रहना चाहता या चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है, दूर रहना चाहता है हो गए, उसकी मुख्य चिंता रहती है। ऑप्शन नंबर 2 आम मानव समुचित स्थिति में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि इसको प्राप्त करना भी सीखता है। बिल्कुल सही। आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहना चाहेगा। बिल्कुल सही बात। और उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है ये इसने नहीं कहा है, ये कहा है हेनरी फ्योल ने कहा है। इसलिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 गलत होगा इसका, वो हेनरी फ्योल का है। ABC सही होगा, 4 गलत होगा। यहाँ पर डिटेल भी दे रखी है, जिसको डाउट है वो डिटेल देख लेना। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति के पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है? कौन कहेगा ऐसा? अरस्तु तो कह नहीं सकता। मैकियावेली का दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। रूसो जी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, हार्म्स। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांत ने अर्धपरिधि की संकल्पना को जोड़ा है? अरे इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है एंटी, वाह। इसका क्या है आंसर? इमैनुअल वालस्टीन। वैसे इससे काफ़ी आसानी क्वेश्चन देता है। इसमें
3 शब्द आते हैं इमनेंट वाले स्ट्रीन में, अर्ध परिधि, उसके बाद को पहले में कोर आता है, फिर अर्ध परिधि और परिधि। कोर वो देश है जो विकसित है, जैसे अमेरिका। अर्ध परिधि वो है जो विकसित भी है थोड़ा, अर्ध विकसित भी है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया। परिधि है, परिधि में हमारा प्यारा सा पाकिस्तान है जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है, वो देश आएंगे इसमें पाकिस्तान जैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिमंडल सरकार किस में आएगी? सामूहिक उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक सरकार, शक्तियों का वियोजन होता है। संघात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन। एकात्मक सरकार, शक्तियों का केंद्रीकरण। 27 में क्या है? शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन सा है? ये है मिल्टन फ्राइडमैन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? देखो ग्रीन और लास्ट की तो हो नहीं सकता, बचा बी और डी, इसलिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका बी और डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी के चुनाव राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? गठबंधन निर्माण, मतदाताओं को चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, बहुदलीय प्रथा, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। और तो सब सही कह रहा है, एक ही गलत कह रहा है, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था, क्योंकि अभी मोदी सरकार आ गई है यार, ये तो कोई भी बेसिक वो कॉमन सेंस से भी लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए अभिकथन और कारक को बताइए। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्ताक्षरण के लिए तैयार हुआ, उसके कारण भारत एकजुट रहने वाले संघ का दृष्टांत है। बिल्कुल सही। गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असीमितता के कारण राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है शायद इसकी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कैथरीन मैकनील ने क्या लिखा है? फेमिनिन थ्योरी ऑफ द स्टेट है। उसके बाद सुसान मुलर ओकिन की है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। एस फायरस्टोन की है फेमिनिन इज एवर, नहीं फायरस्टोन की है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। बेल हुक की है फेमिनिन इज ऑफ एवरीबॉडी। उसके बाद 32 में क्या है? भारत की विदेश नीति के नियंत्रण में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हेमटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है। सी, भारत ने वर्ष 2011 में अफ्रीका के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता किया है। हाँ, ये तो सही है। मालदीव में अब्दुल्ला यमीन के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संपन्न हुई। देखो डी तो सही नहीं है, इतना उस समय तो नहीं हुई थी। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम बताइए। ये तो सभी को आता है, जिसको नहीं आता है वो नेट की तैयारी ना करे। मैकमोहन रेखा है, अरे सभी को आता है यार ये। क्वेश्चन नंबर 34, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। अरे लोटिया डूबती यहाँ पर जो इसको नहीं पढ़ता वो तो जाता 2 नंबर से। अनौपचारिक मानव संबंध सिद्धांत इसीलिए आया, पहले तो अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिकता को महत्व ही नहीं दिया जा रहा था, मानव संबंध को महत्व नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए मानव संबंध सिद्धांत आया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं गलत लिख दिया है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद के किस रूप में मानते हैं? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्र,
उसके बाद क्या है, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र। अरे भौगोलिक इकाई के रूप में तो सावरकर मानते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व का थॉट दिया था। इसलिए ABC सही है, D गलत है, D सावरकर का है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित मजदूर संघों को उसके गठन के लिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ना NTA का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसको वो हर बार देता है और ऐसे ही देता है, कभी अवरोही कहता है, कभी आरोही कहता है, बस हो गया। ऐसे ही 2 ही आते हैं इसमें। अब इसने अवरोही कहा है। सबसे पहले कौन सा आएगा, भारत मजदूर संघ। देखो इसमें ऑप्शन C स्टार्टिंग में किस में है, 3 में है। इंटेक कब आया था, 1947 में आया है। फिर अहमदाबाद कब आया है, 1918 या 1919 के में आया है। लास्ट में सबसे पहले फिर ये आएगा बॉम्बे मिल हेड्स 1884 में। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में है, बिल्कुल है। वित्त आयोग अध्यक्ष नहीं, ये गलत है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। आयोग अपनी सिफारिश संसद लोकसभा में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति लोकसभा में प्रस्तुत करता है, इसलिए B और C गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C सही हो गया इसका। उसके बाद 38 में क्या है, कौन नौकरशाही को राष्ट्र की चिंता मानते हैं। तो ये हमारे कार्ल मार्क्स जी मानते हैं। कौन सी बुक में, दी जर्मनी आइडियोलॉजी में। और क्रिटिक ऑफ हेगेल इन फिलोसफी ऑफ राइट में भी माना है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्त थी। इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका। दूसरा है खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा मसला। तीसरा है खोज के केंद्र में परिभाषा। चौथा है सिद्धांत निर्माण। क्या होगा इसका, मेरे को तो ये क्वेश्चन सच्ची में समझ नहीं आया। सिद्धांत निर्माण भी होना चाहिए। वैसे जिसको ये क्वेश्चन समझ आया प्लीज़ इसको कमेंट में इसका पूरा सल्यूशन बता देना कि कैसे सही हुआ। हालांकि इसमें एक्सप्लेन किया है, ये मेरे को तब भी समझ नहीं आया कि इसका ऑप्शन 4 कैसे गलत हुआ करके। तो जिसको ये समझ आएगा वो प्लीज़ कमेंट करना। इसके कौन सा है, 39। तो इसमें क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 ABC सही दे रखा है, 4 को गलत कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है। उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की थी, बिल्कुल। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे, बिल्कुल थे। उन्होंने राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरिष्ठता दी, बिल्कुल। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल। जबकि महात्मा गांधी ने कभी भी दबाव वाले रास्ते को नहीं चुना और तिलक महात्मा गांधी के विचार से बिल्कुल विपरीत थे, इसलिए बिल्कुल सही है। ये चारों ऑप्शन सही है इसके, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। हन्ना आरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है द ओरिजिनल ऑफ टोटलियरियनिज्म, द ह्यूमन कंडीशनर ऑन रिवॉल्यूशन ऑन वायलेंस। तो ये व्यवस्थित ही है, एंड ये खाली टाइम पास कर रहा था बच्चों के साथ ताकि उनका समय बर्बाद हो सके। पहले से ही व्यवस्थित भेजा था उसने। क्वेश्चन 42, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो वो 6 महीने तक संभालेगा। 43 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले में कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में तो ये आएगा, वर्साई की संधि पहले में आएगी। उसके बाद है यूट्रेज की संधि, फिर वेस्टफेलिया की, नहीं यार पहले वो आएगी, वेस्टफेलिया की संधि आएगी। उसके बाद जो है चेन की संधि, उसके बाद वर्साई की संधि, लास्ट में संयुक्त राष्ट्र की संधि आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका।
क्वेश्चन 44, लॉर्ड ब्राइस की बुक का नाम मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ग्राहम वालेस की क्या है, नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। क्रोवेल आलमंड क्या है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अप्रोच। मेरियम की क्या है, और एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है। पहला क्या है, महिलाओं का अधिकार, बिल्कुल बोला उन्होंने। बेंथन का समग्र उपयोगितावाद, देखो बेंथन का समग्र उपयोगितावाद की उन्होंने आलोचना की थी, इन पर काफ़ी संशोधन भी किया था उसने। विवाह महिला, इसलिए भी नहीं हो सकता। विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, बिल्कुल हाँ। पितृसत्तात्मक, अब जो महिलाओं के बारे में बात करेगा वो क्यों पितृसत्तात्मक होगा, इसलिए गलत हो गया बी और डी, ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय के प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है, ये स्टोहम ने दी है, रेमो स्टोहम ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रारंभिक उदारवाद के सी.बी. बैक्सबर्गर ने किस प्रकार की अभिलक्षण किया, उन्होंने सत्व उदारवाद के रूप में अभिलक्षित किया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है। राजा राम मोहन राय एनटी के सिलेबस में कहीं से कहीं तक, नेट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को स्किप कर देना। लेकिन फिर भी इसमें एक ट्रिक से क्वेश्चन सही हो सकता था। पहले में क्या है, ये उपनिषदों से प्रभावित थे, बिल्कुल भी व्यक्तिवादी थे और एक्सरवादी के समर्थक थे, बिल्कुल ये नास्तिक थे। अरे भारतीय थिंकर नास्तिक होंगे, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए सी को हटाओ। सी किस ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी सही हुआ। पोस्ट कॉर्प शब्द की किसने बताया है, ये तो सभी को आता है यार, गुलिकर उर्बिक है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी देती है। किसने कहा है, फ्रांज फैनन ने कहा है। फ्रांज फैनन काफ़ी क्रांतिकारी थे और हिंसा को बढ़ावा देते थे। क्वेश्चन नंबर 51, जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। जॉन लॉक को होगा, वो मिसप्रिंट हुआ है, को गायब हो गया इसमें। जॉन लॉक केवल हितों के वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल केवल तो नहीं हो सकते, उतने बड़े थिंकर है, केवल हितों के लिए कहेंगे, ये नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया कि दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांतों से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। कर्ता अराजकता परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल कर्ताओं को अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल राजी सत्य एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील है। राजी सतत एकाधिकार, ये तो मार्क्सवाद है यार, ना कि नव यथार्थवाद, इसलिए मार्क्सवाद का डाल दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 53, हीगेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर है, बिल्कुल। हीगेल महिलाओं को कमतर मानते थे क्योंकि मानना था कि महिलाओं को तार्किक क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही बात, ये भी मानते थे। दूसरा, उस समय में महिलाओं को क्या था, पॉलिटिकल अधिकार नहीं था, महिलाएं ज़्यादातर घर ही पर रहती थी, इसलिए भी वहाँ उस समय की स्थिति के अकॉर्डिंग उसने और हीगेल ने ऐसा माना। हीगेल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। सिविल सोसाइटी को अवधारणा को अस्वीकार करेगा वो भी हीगेल, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। हीगेल का विश्वास युद्ध में नहीं था, बिल्कुल युद्ध में था, क्यों नहीं था, इसलिए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, सी और डी गलत है। अब इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पार्ट 2 में कराऊंगी, और मैंने जो भी होमवर्क 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रखे हैं उन दोनों के आंसर कमेंट में प्लीज़ करना।